हेलो फ्रेंड्स। हम यूपीएससी 2023 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम 10 प्रश्न कर चुके थे। अब हम 11वां प्रश्न सोल्व करने वाले। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना? कथन फर्स्ट है, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है या निर्भर करता है। कथन दूसरा है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है कथन एक सही है, किंतु कथन दो गलत है ना? इसका आंसर सी है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। भारत में विद्युत का प्रमुख उत्पादन कोयले के माध्यम से होता है ना? जो एक थर्मल पावर प्लांट के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 75% है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में लगभग 3/4 है ना, 3/4 विद्युत को उत्पादन कोयले से होता है ना? ये दिया है ना, कोयले पर निर्भर, इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। जबकि दूसरा क्या है कि जो इनरिच्ड यूरेनियम होता है, इसमें अंतर्गत दिया था विद्युत उत्पादन के लिए लगभग उसमें दिया था 60% तक, परंतु ऐसा नहीं है। 5% तक का समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है ना? इसमें 60% दिया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है ना? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना? शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन दो है, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो इसका आंसर सी है। कथन एक सही, किंतु कथन दो गलत है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। शिशुधानी स्तनी वे स्तनधारी होते हैं जिनमें शिशु का जन्म अल्प विकसित अवस्था में होता है और फिर वे माता के थैलीनुमा संरचना में विकसित होते हैं। है ना? इस तरीके से। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि ये भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी के आसपास के द्वीपों में पाए जाते हैं। है ना? और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि ये कुछ ही स्थलों पर पनप सकते हैं, परंतु ये इसके अलावा भी अन्य स्थल होते हैं, है ना, वहां अब में पनप सकते हैं। है ना? मार्सपील्स वन पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न भागों पर कब्जा कर सकते हैं, पेड़ों से लेकर जंगल के फर्श तक। है ना? इसलिए कथन दो गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, संक्रामक जीव जातु विशेषज्ञ समूह, है ना, जो वैश्विक संक्रामक जीव जातु डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यह है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN से संबंधित है ना? IUCN इसका पहले ही ऑप्शन से, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डिटेल में। संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह IUCN के अंतर्गत कार्य करता है ना? IUCN की प्रजाति उत्तरजीविता आयोग, है ना, स्पेशल सर्वाइवल कमीशन का ये एक हिस्सा है ना? ये समूह संक्रामक जीव जातियों के बारे में शोध करता है और ग्लोबल इन्वेसिव स्पेसीज डाटाबेस विकसित करता है। इसका उद्देश्य संक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को समझना और उनके नियंत्रण के लिए रणनीति बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। है ना? पहला है सिंह पुक्षी मकाक, दूसरा है मालाबार सिवेट, तीसरा है सांबर हिरन। है ना? तीसरा क्या है? सांबर हिरन। तो ये बताना है उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर है या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। है ना? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंह पुक्षी मकाक रात्रिचर नहीं है, ये दिन के समय सक्रिय होता है। मालाबार सिवेट ये रात्रिचर है प्राणी जात है। और सांबर हिरन देखो गोधूली में एक्टिव होती है ना? गोधूली मतलब दिन के समय, सुबह सुबह, है ना? गोधूली का अर्थ होता है सुबह और शाम, है ना? जब दिन उगता है सुबह सुबह और जब दिन ढलता है शाम के समय, तो इसे पूर्ण रूप से रात्रिचर नहीं कह सकते सांबर हिरन को। तो इसका आंसर होगा केवल एक, है ना? मालाबार सिवेट रात्रिचर प्राणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, है ना? केवल एक। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है ना? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन या वेगल डांस करता है? तो कौन करता है? मधुमक्खी,
है ना। ऑप्शन सी मधुमक्खी ऐसा करती है ना। दोलन नृत्य कौन करती है? वेगल डांस मधुमक्खी करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला है कुछ छत्रकों, जिसे हम मशरूम कहते हैं छत्रकों को, में औषधीय गुण होते हैं, ये सही है। कुछ छत्रकों में मना प्रभावी, जिसे साइको एक्टिव कहते हैं, के गुण होते हैं, ये कथन भी सही है। कुछ छत्रकों में कीटनाशक गुण होते हैं, ये कथन भी सही है। और कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील, है ना, बायोल्यूमिनेसेंट जिसे कहते हैं, गुण पाए जाते हैं। तो सारे ही कथन, चारों ही कथन इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी चार ऑप्शन डी। एक एक करके समझ लेते हैं, है ना। जैसे सीटेक, माइटेक, रीसी जैसे औषधीय मशरूम में ट्यूमर रोधी और प्रतिरक्षा उत्तेजक गुण पाए जाते हैं। पुरुषों को शायद सीटेक, माइटेक और रीसी मशरूम को आहार में शामिल करने के लिए स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, है ना। जो बी विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से के अच्छे स्रोत हैं। दूसरा कथन सही है। ये मनोसक्रिय गुणों का अर्थ एक दवा या अन्य पदार्थ जो मस्तिष्क के काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है और मनोदशा, जागरूकता, विचारों, भावनाओं या व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनता है। मनोसक्रिय पदार्थों के कुछ उदाहरण है शराब, कैफीन, निकोटीन, मारिजुआना और कुछ दर्द निवारक दवाएं शामिल है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी शामिल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है ना, कीटनाशक गुण पाए जाते हैं मशरूम में। और चौथा भी सही है, क्योंकि बायोलुमिनेसेंट मशरूम भी उपलब्ध है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे भूमि में बिल बनाकर अपनी नीड़ का निर्माण करती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय गिलहरियां पेड़ों पर अपना नीड़ बनाती है। दूसरा, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे दृढ़ फलों, बीजों की भूमि में अंदर जमा करती है, ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा, वे सर्वभक्षी होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी केवल दो, है ना। ऑप्शंस बी केवल दो, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है ना। ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में भी पनप सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कुछ सूक्ष्मजीव कुछ इसमें 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। अर्थात तीनों ही इसके ऑप्शन सी, तीनों ही इसके स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन समझते आइए, है ना। कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक, है ना, 100 डिग्री से ऊपर के तापमान के वातावरण में पनप सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है ना। जैसे थर्मोफाइल और हाइपोथर्मोफाइल नामक सूक्ष्मजीव बहुत उच्च तापमान पर जीवित रह सकते हैं, है ना। ये मुख्य रूप से हाइड्रोथर्मल वेंट और गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं। कुछ अत्यंत कम तापमान पर रह सकते हैं, जैसे साइक्रोफाइल, है ना, साइक्रोफाइल जैसे जीवाणु। और कुछ अत्यधिक अम्लीय मात्रा में अम्लीय वातावरण में रह सकते हैं, जैसे एसिडोफाइल, है ना, जैसे एसिडोफाइल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्टे में बने छिद्र में से कीटों को खुरसने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? कौन बनाता है? वो है ओरंगुटान, है ना। इसका आंसर है ओरंगुटान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ओरंगुटान। आइए समझते। वृक्ष या लकड़ी के लट्टे में बने छिद्र से कीटों को खुरसने के लिए लकड़ी का औजार ओरंगुटान बनाता है ना। कौन बनाता है? ओरंगुटान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एरोसोल, दूसरा है फोम एजेंट, तीसरा है अग्निबंधक और चौथा है स्नेहक या लुब्रिकेंट। उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऊपर के तीनों कौन कौन से? एरोसोल, फोम एजेंट, अग्निबंधक, इन तीनों में प्रयुक्त होता है। जबकि स्नेहक, जिसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं, इसमें प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा सी केवल 3, है ना। आइए देखते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होते हैं। एरोसोल, एचएफसी का उपयोग विभिन्न एरोसोल उत्पादों जैसे परफ्यूम, डिओडोरेंट, कीटनाशक स्प्रे
में प्रणोदक के रूप में किया जाता है। फोम एजेंट, सीएमसी का उपयोग फोम निर्माण में ब्लोइंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अग्निबंधक, एचएफसी का उपयोग अग्निशमन उपकरणों में अग्निबंधक है ना, फायर सप्रेशेंट के रूप में किया जाता है। स्नेहक में इसका उपयोग नहीं होता है ना, स्नेहक में आमतौर पर एचएफसी का प्रयोग होता है ना, एचएफसी का उपयोग नहीं होता है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग स्नेहकों में नहीं होता है, इसलिए केवल 3 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कथन फर्स्ट है, आधुनिक संरचना निवेश न्यासों है ना और जमा से हुई ब्याज की आय और उनके निवेशकों में वितरित की जाती है। कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश करियोगे, है ना। कथन 2 है, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इनविट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है किंतु पहला स्टेटमेंट गलत है ना। इसका आंसर डी होगा। हम आइए देखते हैं क्यों ऐसा है। 2023-24 के बजट के तहत ब्याज, लाभांश और किराए की आय सहित इनविट से द्वारा वितरित सभी आय यूनिट धारकों के हाथों में कर योग्य होगी, है ना, मतलब कर योग्य है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इनविट को विशेष रूप से सारफेसी अधिनियम, है ना, सारफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई, जो मुख्य रूप से वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन से संबंधित है। इसलिए जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो सही है, जबकि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विगत वर्षों में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी। ये स्टेटमेंट सही है। सामान्यतः कोरोना पेंडेमिक के बाद बहुत सारे देशों की केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने में सामर्थ्य है ना। और ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है तथा दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए जानते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, जिसका मुख्य कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, सरकारी प्रोत्साहन पैकेज और बढ़ती मांग थी। इस बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड सहित कई केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि की थी। ब्याज दरें बढ़ाने से धन की लागत बढ़ती है, जिससे मांग घटती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। केंद्रीय बैंक मानते हैं कि मौद्रिक नीति के माध्यम से वे मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। ब्याज दरें बढ़ाने से ऋण महंगा होता है, खर्च कम होता है और मुद्रास्फीति घटती है ना। तो इसका सही आंसर होगा ए, है ना। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पहला कथन है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाएगा। कथन 2 है, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, है ना। इसमें दोनों ही कथन सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करने में असमर्थ है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि कार्बन बाजार राज्य संसाधन हस्तांतरण के बजाय बाजार संचालित सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, है ना। इसलिए विकल्प 2 सही है, परंतु जो विकल्प 2 है 1 की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंदीकरण, जिसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, के एक भाग के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर है खुला बाजार कार्यवाही, ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, ओएमओ कार्यवाही का संचालन। आइए जानते हैं इसका आंसर। स्टेरिलाइजेशन या बंध्यकरण एक ऐसी मौद्रिक नीति प्रक्रिया है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए करता है, ताकि मुद्रास्फीति और तरलता पर अनियंत्रित प्रभाव न पड़े, है ना।
खुला बाजार कार्रवाई और बंदीकरण क्या होता है? जब विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, तब बाजार में अतिरिक्त तरलता बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा होता है। आरबीआई इस अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है ना? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना? इसे बंदीकरण का एक प्रमुख उपाय के रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बांड बाजार पहला, दूसरा है शीघ्रवर्ती द्रव्य बाजार जिसे काल मनी मार्केट कहते हैं, तीसरा है कोष बाजार ट्रेजरी मार्केट जिसे बोलते हैं, और चौथा है स्टॉक मार्केट स्टॉक बाजार। तो इसमें बताना है पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल है ना? तो उपयुक्त में से केवल 2 पूंजी बाजार में शामिल है, और वो कौन कौन से? आइए हम देखते हैं। पहले तो हमको ये जानना होगा पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार क्या होता है। पूंजी बाजार वो होता है जहां दीर्घावधि सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक के वित्तीय साधनों का व्यापार होता है, जबकि मनी मार्केट या मुद्रा बाजार में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए वित्तीय साधनों का व्यापार होता है ना? अब हम देखते हैं एक एक करके। सरकारी बांड बाजार ये पूंजी बाजार में शामिल है ना? सरकारी बांड दीर्घ अवधि के होते हैं, इसलिए पूंजी बाजार में शामिल है। कॉल मनी मार्केट है ना, ये पूंजी बाजार में शामिल नहीं क्योंकि ये अत्यंत अल्पावधि ना, 1 दिन से 14 दिन तक के ऋण के लिए लेन देन का बाजार होता है, इसलिए ये मुद्रा बाजार में आता है ना? कोष पत्र जिसे ट्रेजरी बिल कहते हैं, ये भी पूंजी बाजार में शामिल नहीं होते है ना, ये 91, 182, 364 दिन के लिए लागू होते हैं, इसलिए मुद्रा बाजार का हिस्सा है, पूंजी बाजार का नहीं। स्टॉक मार्केट पूंजी बाजार में शामिल होता है ना? स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर और अन्य वित्तीय साधनों का दीर्घावधि निवेश होता है, इसलिए पूंजी बाजार का ये हिस्सा है। पूंजी बाजार में कौन कौन शामिल है? सरकारी बॉन्ड बाजार और स्टॉक बाजार, है ना? तो इसमें केवल 2 वाला ऑप्शन ही सही होगा, है ना? केवल 2। नेक्स्ट आता है ना? इसमें केवल 2 वाला ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन करता है ना? तो लघु कृषक बड़े खेत का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है? ऑप्शन बी करता है। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए जानते हैं क्यों। लघु कृषक बड़े खेत मॉडल एक ऐसी संकल्पना है जो छोटे और सीमांत किसानों को समूह बनाकर सामूहिक खेती और संसाधनों के साझा उपयोग की सुविधा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाना है, जबकि उसके अन्य विकल्पों पर अगर नजर डालें हम, तो पहला वाला विकल्प गलत है, क्योंकि जो पहली वाली संकल्पना है वो शरणार्थियों के पुनर्वास से जुड़ी है ना? ये वाली जो संकल्पना है शरणार्थियों के पुनर्वास से जुड़ी है, ठीक है। दूसरा हो ही गया था। तीसरा क्या है? ये तीसरा जो ऑप्शन से कारपोरेट लीज फार्मिंग से जुड़ी हुई है, जबकि चौथी संविदा कृषि से जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत सरकार काले तिल जिसे नाइजर गुइजोटिया एबिसिनिका कहते हैं के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। दूसरा है काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है। तीसरा है भारत के कुछ जनजाति लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए या भोजन पकाने में लाते हैं। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही है। एमएसपी में आती है ना? और ये खरीफ की फसल है और इसका प्रयोग खाना पकाने में भी करते हैं कुछ जनजातीय क्षेत्र, कुछ जनजातीय लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी 3, है ना? अब हम देख लेते हैं भारत सरकार नाइजर में जिसे काले तिल कहते हैं इसे एमएसपी के में निर्धारित करती है। 2023 के लिए नाइजर सीड का एमएसपी 7,374 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। ये समर्थन मूल्य रबी और खरीफ तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ना? ये खरीफ की फसल है काला तिल, है ना? और कहाँ उगाया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में होता है। और ये कुछ जनजाति लोग होते हैं वो इसको खाद्यान्न तेल के रूप में भी इसका प्रयोग करते। ठीक है, तीनों इसके स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए, है ना। पहला है ब्रांड पहचान, दूसरा है माल सूची, तीसरा है बौद्धिक संपदा, चौथा है ग्राहकों की डाक सूची। तो बताना है उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं। तो उपयुक्त में से केवल 3 अमूर्त निवेश माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं आइए देखते हैं। पहले तो अमूर्त निवेश क्या होते हैं देख लेते हैं। अमूर्त परिसंपत्तियां वे होती है जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है लेकिन उनका आर्थिक मूल्य होता है और वे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण। अब देखते हैं जैसे ब्रांड पहचान। ब्रांड पहचान अमूर्त निवेश के अंतर्गत आता है। ब्रांड एक मानसिक और भावनात्मक छवि होती है जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है लेकिन इसका व्यापारिक मूल्य होता है। कंपनी अपने ब्रांड को मजबूत करने में निवेश करती है। माल सूची जो इन्वेंट्री होती है ये भौतिक परिसंपत्ति होती है ना। इसलिए ये अमूर्त निवेश नहीं है ना। में कच्चा माल, तैयार उत्पाद, अर्धनिर्मित उत्पाद शामिल होते हैं जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, इसलिए ये अमूर्त निवेश नहीं है। नेक्स्ट आता है बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये अमूर्त निवेश के अंतर्गत आती है। आपने देखा होगा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यावसायिक ट्रेड सीक्रेट बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है लेकिन ये आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। ग्राहकों की डाक सूची ये भी अमूर्त निवेश होता है। ग्राहक डेटा और संपर्क सूची व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती लेकिन विपणन और बिक्री के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना। तो इसमें कौन कौन से होगा, ब्रांड पहचान, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची अमूर्त निवेश है जबकि माल सूची भौतिक परिसंपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है जनांकिकीय निष्पादन, दूसरा है वन और पारिस्थितिकी, तीसरा है शासन सुधार, चौथा है स्थिर सरकार और पांचवा है कार्यम राजकोषीय प्रयास, है ना। समस्त कर अवक्रमण, है ना, सम स्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है ना। तो कितनों को किया है, 3 को किया है। किस किस को किया है, जनांकिकीय निष्पादन को किया है, वन और पारिस्थितिकी को किया है, कर और राजकोषीय प्रयास को किया है, जबकि शासन सुधार और स्थिर सरकार में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। आपको पता होगा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें आ चुकी है और एन के सिंह समिति, एन के सिंह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे, इन्होंने रिकमेंडेशन प्रस्तुत की, है ना। उसमें कौन कौन से विषय शामिल हुए थे अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो एक तो देखा था जनसंख्या, क्षेत्रफल, है ना, और आय के अंतर के अलावा आय का अंतर भी देखा था, जनसांख्यिकी निष्पादन देखा था, वन और पारिस्थितिकी देखा था, कर और राजकोषीय प्रयास के रूप में देखा था, है ना। एक्सप्लेनेशन में भी यही सब चीजें दी हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले वाले प्रश्न पे। है ना, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला है किफायती आवास, दूसरा है सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल, चौथा है पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा। उपयुक्त में से कितनों को यूनाइटेड नेशंस ओपीएस आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एड इनोवेशन, अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। किस किस में करता है, 3 चीजों पे करता है, केवल 3 में करता है। कौन कौन से, इसके अंतर्गत किफायती आवास, साधारण द्रुत परिवहन जिसे हम मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा, इन 3। स्वास्थ्य देखभाल वाला इसमें नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31, सारभूत रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसे हम दूसरे वे में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं ना, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं। भारत में अगर देखें तो इससे संबंधित एक केस भी था 1978 का, 1978 का केस था मेनका गांधी केस। कौन सा केस था, मेनका गांधी केस।
इसमें क्या हुआ था, मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी, परंतु उनको कुछ कारणों से विदेश जाने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा था कि मेरा विदेश जाना एक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, मतलब ड्यू प्रोसेस आता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत मुझे इस तरह की फिर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फिर कोर्ट ने इस तरह का सिद्धांत स्थापित किया कि विधि की सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है। 1978 का मेनका गांधीवाद अगर पूछा जाएगा तो ये विधि की सम्यक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ केस था। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कथन फर्स्ट है, भारत में दैनिक दिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती है। कथन दो है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। ये स्टेटमेंट भी सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कथन एक सही है, कथन दो सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। ठीक है, ये इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ना। तो संविधान क्या होता है, जैसे मैंने पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ाया था, संविधान ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है तथा उसे सीमाबद्ध करता है ना, सीमाबद्ध करता है, सीमाएं बांधता है कि संविधान में क्या मतलब, अगर संविधान है तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। ये शक्तियों को परिभाषित करता है, सीमाबद्ध करता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, है ना। ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। नेक्स्ट आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना जाता है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो सामान्यतः इसका आंसर पहला, इसमें जो ऑप्शन दिए, पहला संविधान संशोधन भी माना जाता है और 44वां संविधान संशोधन भी माना जाता है ना। पहले संविधान संशोधन में आपको पता होगा कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जबकि 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, है ना, संपत्ति का अधिकार था, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया था, है ना, विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही संशोधन इस आंसर में, फिर इस क्वेश्चन में फिट हो रहे थे, इसलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है ना, डिलीटेड बाय यूपीएससी। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखा जाएगा तो ए और सी दोनों होगा। ठीक है, परंतु इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने डिलीट कर दिया है, इसका आंसर नहीं दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय विधि आयोग, चौथा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय है ना, संवैधानिक निकाय है ना, संवैधानिक निकाय पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, जिसका वर्णन संविधान में हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में है ना, और अन्य आयोगों का ऐसा जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, है ना, केवल एक। अन्य आयोग सांविधिक आयोग है या संवैधानिकता आयोग है। आइए देखते हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको 102वां संविधान संशोधन द्वारा 2018 के तहत अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1993 में, ये एक वैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय विधिक आयोग क्या है, ये एडहॉक बॉडी होती है ना, विधि आयोग की स्थापना की जाती है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय है, इसलिए केवल एक जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुच्छेद 338 बी के तहत संवैधानिक आयोग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसने जो पहले निर्णय लिए थे वो मान्य रहते, है ना,
वो माने जाते हैं, भले ही अभी उनको मतलब हटा दिया गया है, परंतु जो भी उन्होंने पहले निर्णय लिए थे उनको मान्य माना जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अभी भी नहीं मान्य हो जाएंगे, है ना, मान्य रहेंगे वो, है ना, इनवैलिड नहीं होंगे, वो मान्य रहेंगे। एक बार और मैं बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, यदि राष्ट्रपति को हटा दिया गया है तो उन्होंने जो भी पहले निर्णय लिए थे वो माने जाते हैं, है ना, इनवैलिड नहीं होते वो, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है इस आधार पर। दूसरा क्या है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है और उनके निर्वाचन अभी शेष है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्ष में कराया जाता है तथा इस तरह का कोई भी आधार नहीं दिए, भले ही विधानसभा विघटित रहे लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव तो होता ही। तीसरा है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित दी गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक भेजा जाता है तो उसे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि वो कितने समय में वापिस उस पर हस्ताक्षर करके भेजेगा, है ना। तो इसके अनुसार तीनों ही स्टेटमेंट इसके गलत हो जाएंगे, कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उसे उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वित्त विधेयक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक 1 तथा वित्त विधेयक 2। धन विधेयक के बारे में इसमें बात नहीं हो रही, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा को सीमित शक्तियां प्राप्त होती है, वो केवल उस पर अनुशंसाएं कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता। तीसरा है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। ये गलत है, आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। वित्त विधेयक आपको पता होगा, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के मामले में ही होती है ना। धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में कोई संयुक्त बैठक बैठने का प्रावधान नहीं है ना। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और किस केस में बुलाई जाती है, अगर कोई साधारण विधेयक फंस रहा है तो उस पर अगर असहमति है तो उसे सोल्व करने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना। वित्त विधेयक या संयुक्त धन विधेयक में इसे कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, केवल दो वाले स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तीसरा कथन गलत है इसमें। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो क्या होता है। पहला, राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। ये कथन सही है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र में लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है ना। कितने कथन सही है इसमें, केवल दो कथन सही है ना, दो कथन सही है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला कथन गलत है, ठीक है, जो मैं बता रहा था ये शायद, है ना। पहला कथन इसमें गलत है ना। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने अभी कुछ गलत बता दिया था शायद, ठीक है। राज्य सरकार एक सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति का गठन करेगी जो सामुदायिक रिजर्व के संरक्षण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण होगी। समिति एक अध्यक्ष का चुनाव करेगी जो सामुदायिक रिजर्व पर मानद वन्यजीव वार्डन भी होगा, है ना। दूसरा कथन सही है, यहाँ पे लोगों को शिकार करने की अनुमति नहीं मिलती है। तीसरा कथन सही है, गैर लकड़ी वन उपज एकत्र करने का अधिकार होता है। चौथा कथन गलत है, किसी जंगल को सामुदायिक रिजर्व बना दिए जाने के बाद लोगों को वहां शिकार कर, मतलब वहां झूम की खेती, है ना,
झूम खेती करने के लिए अनुमति नहीं होती है ना। चौथे स्टेटमेंट में लिखा है कि वहां पे खेती की जा सकती है, कृषि प्रथाओं की अनुमति दी जा सकती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना। तो इसका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉकों में गांवों का समूह होता है। तीसरा है, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से ये अपेक्षित है कि वो राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित नहीं होता है। किससे होता है? राज्यपाल से अपेक्षित होता है। ठीक है, जबकि पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो ऑप्शन, है ना, केवल दो, एक और दो, दूसरा एक पहला वाला और दूसरा वाला कथन सही है, जबकि तीसरा वाला कथन गलत है। ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला कथन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में ये विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। प्रशासन की दक्षता शब्द लिखा है, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है ना, अनुच्छेद 335। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है ना। आंसर सी इज करेक्ट। ठीक। अब आरक्षण से संबंधित कुछ केसेस भी आपको पता होना चाहिए, जैसे इंदिरा साहनी केस, है ना। इंदिरा साहनी ये काफी महत्वपूर्ण केस है, 1993 में आया था। ठीक है, एम नागराज केस 2006 में आया था। जनरल सिंह बनाम भारत केस 2018 में आया था। तो ये आरक्षण से संबंधित केस है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 335 में क्या लिखा हुआ है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है धान्य कटक, जो महासांदिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है। तो धान्य कटक कहाँ है? धान्य कटक आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश बौद्ध केंद्र के रूप में था। नेक्स्ट आता है प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपागार होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प रिपीट या स्मारक संरचना होती है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका बी वाला जो विकल्प है केवल दो, ये सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, है ना। स्तूप एक पूर्व बौद्ध टीला है जिसे श्रमणों और चैत्य नामक बैठने की स्थिति में दफनाया जाता है। ठीक है, ये संस्कृत शब्द स्तूप से आया है ना, जिसका अर्थ ढेर या डेर है। मूल रूप से स्तूप मिट्टी या पत्थरों के साधारण टीले थे, जो महत्वपूर्ण घटनाओं या दफन स्थलों के लिए स्मारक चिन्ह के रूप में काम करते थे, है ना। मतलब ये है कि ये बौद्ध परंपरा, मूलतः बौद्ध परंपरा का संकल्पना नहीं है, ये पहले संस्कृत शब्द था, मतलब हिंदू परंपरा का ये हिस्सा रहा है। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जो स्तूपों की संख्या है वो काफी विस्तृत रूप में देखी जाती है। दूसरा और तीसरा कथन इसका सही है। नेक्स्ट आता है प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचुरी किस रूप में सुविख्यात थे, है ना। तो ये पत्तन थे, है ना, पोर्ट थे, बंदरगाह मतलब पोर्ट थे, ये पोर्ट थे। मैं बता देता हूँ, प्राचीन रूप से कोरकाई, पूमपुहार, मुचरी बंदरगाहों के रूप में प्रसिद्ध थे और ये दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाह थे, है ना। दक्षिण भारत के अंतर्गत ये प्रमुख बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल
वट किरुतल प्रथा को स्पष्ट रूप से बताता है। तो वट किरुतल क्या होता है? जब युद्ध में राजा पराजित हो जाता है तो वो आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करता है ना? तो इसको वट किरुतल कहा जाता है ना? इसका आंसर होगा डी। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करना वट किरुतल कहलाता है। वट किरुताल मृत्यु तक उपवास रखने की तमिल रस्म है, जो संगम युद्ध के दौरान विशेष रूप से प्रचलित। तमिल राजा अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उत्तर की ओर मुंह करके मरने के लिए तैयार रहते थे, जिसे वट किरुतल कहा जाता है। और ये युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाते थे। ये एक तमिल सैन्य अभियान था। इसे या तो अकेले या पकड़े गए राजा के समर्थन के साथ समूह के रूप में किया जाता था, है ना? तो वट किरुतल क्या होता है? युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण कर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित साम्राज्य पर विचार कीजिए। पहला है होयसल, दूसरा है गढ़वाल, तीसरा है काकतीय और चौथा है यादव। उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए गए थे? तो इसमें से कोई भी साम्राज्य 8वीं शताब्दी में स्थापित नहीं हुआ। इसका आंसर होगा इनमें से किसी ने नहीं किया था, है ना? डी, है ना? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हम देखते हैं कौन सा साम्राज्य कब स्थापित हुआ था। होयसल जो साम्राज्य था भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न कन्नड़ शक्ति था, है ना? कन्नाडा वाले क्षेत्र में था, जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच वर्तमान कर्नाटक के अधिकांश भागों पर शासन किया। इनकी राजधानी शुरू में बेलूर थी, लेकिन बाद में इसे हेलविडे या हलेबिडु स्थानांतरित कर दिया, है ना? तो ये 8वीं शताब्दी का नहीं था। दूसरा भी गलत है। गढ़वाल राजवंश मध्यकालीन भारतीय राजवंश था, जिसे 11वीं से 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर शासन किया था। इस अवधि के दौरान राजवंशों ने क्षेत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काकतीय राजवंश जो तीसरा है, ये 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था और पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर स्थित था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। जो वारंगल इनकी राजधानी थी। चौथा भी गलत है। देवगिरी के सेवना या यादव एक मध्यकालीन भारतीय राजवंश थे, जिसने अपने चरम पर उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण के तुंगभद्रा नदी तक फैले एक राज्य पर शासन किया, जो दक्कन क्षेत्र के पश्चिमी भाग में था ना। यादवों ने शुरू में पश्चिमी चालुक्यों के सामंतों के रूप में शासन किया। 12वीं शताब्दी के मध्य में जैसे चालुक्य शक्ति कम हुई, यादव राजा भीमला, है ना, भिल्लम भी कहते हैं इसे, भीमला ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यादव साम्राज्य सिंहना द्वितीय के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया और 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक फले फूला, जब इसे 1308 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने अपने अधीन कर लिया, है ना। खिलजियों के अधीन आने से पहले ये काफी मजबूत स्थिति में था और 12वीं शताब्दी के मध्य में इसने अपना शासन स्थापित किया था। तो जो चारों साम्राज्य वो 8वीं शताब्दी के नहीं है, इसलिए चौथा वाला विकल्प सही होगा। मतलब इसलिए जो इसका आंसर कौन सा है, केवल कोई भी नहीं, ये इसका आंसर। अब आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। साहित्यिक कृति दिए और रचनाकार दिए, जैसे देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार बिल्हण दिए गए हैं, मीर महाकाव्य को नए चंद्र सूरी दिए गए, मिलिंद पहो के नागार्जुन दिए गए, नीति वाक्यामृत के सोमदेव सूरी दिए गए। तो उपयुक्त युग में से कितने युग में सही है? तो केवल 2 युग में सही है ना। ऑप्शन आंसर बी इसका है, केवल 2। आइए देखते हैं कौन से 2 इसमें सही। पहला वाला गलत है। देवी चंद्रगुप्ता विशाख देव या विशाख दत्त की संसद नाटिका है ना, इसलिए पहली वाली जोड़ी गलत है। दूसरी जोड़ी सही है, हमीर महाकाव्य नए चंद्र सूरी द्वारा लिखित गया है। ठीक है, दूसरी जोड़ी सही है। तीसरी जोड़ी गलत है, मिलिंद पन्नो नागसेन द्वारा लिखित है ना। मिलिंद पन्नो किसने लिखी? नागसेन द्वारा लिखित है, इसलिए तीसरा जोड़ा सही है। चौथा सॉरी तीसरा, एक सेकंड देख लेते हैं। तीसरा गलत है, मिलिंद पन्नो किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है।
और चौथा सही ढंग से मेल खाता है। सोमदेव सूरी ने 10वीं सदी ईस्वी में दक्षिण भारतीय राज्य में जैन भिक्षु थे। सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत, जिसे राजनीति के विज्ञान का अमृत भी लिखा, जो शासन कला पर एक ग्रंथ थे, है ना। नीति वाक्यामृत के पाठ में उल्लेख है कि सोमदेव यशस्तिलकम नामक साहित्य कृति के लेखक थे, है ना। तो पहला और चौथा ए, हम्म, दूसरा और चौथा इसका सही है ना। दूसरा और चौथा इसका सही है, ठीक है। आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा, क्योंकि पहला और तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जैन धर्म से संबंधित है ना। क्योंकि जैन परंपरा कहती है कि हर प्राणी मतलब हर चीज में एक जान पाई जाती है। इसलिए सामान्यतः आपने देखा होगा जो जैन लोग होते हैं वो कृषि कर्म को भी अनैतिक मानते हैं, क्योंकि कृषि कर्म में जब हल जोता जाता है तो जो जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए वो कृषि प्रथा को भी अनैतिक मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन परंपरा। आंसर बी इसका करेक्ट होगा। सार्वभौमिक आत्माओं में विश्वास। जैन धर्म में यह माना जाता है कि आत्माएं न केवल जानवरों और पौधों में मौजूद है, बल्कि चट्टानों, पानी और प्राकृतिक संरचनाएं जैसी निर्जीव वस्तुओं में भी मौजूद होती है ना। तो जैन धर्म इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में से इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी नहर और पुलिया का निर्माण किया। तो कौन था वो थे देवराय प्रथम, है ना। देवराय प्रथम थे। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। उन्होंने नदी से राजधानी विजयनगर तक एक लंबी नहर जल सेतु भी बनवाई थी। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1406 से 1422 ईस्वी तक ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द किया था, है ना। दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द किया था। तो कौन था वो? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को समर्पित किया था दीयू को। मध्यकालीन गुजरात के शासक बहादुर शाह को पुर्तगालियों के सामने रणनीतिक बंदरगाह दीयू, है ना, जिसे दीयू कहा गया है, आत्मसमर्पण करने के लिए जाना जाता है। दीयू पश्चिमी भारत में गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है और समुद्री व्यापार मार्गों में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बहुत अधिक महत्व रखता है। 16वीं शताब्दी के दौरान दीव एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था और इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार पर नियंत्रण पाने की चाहत रखने वाली विभिन्न शक्तियों द्वारा इसे हासिल किया जाता था। बहादुर शाह, जिसे सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, 1526 से 1535 तक गुजरात के सुल्तान। अब आता है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अभिहित किया गया था। तो वो कौन सा एक्ट था? 1833 का अधिनियम, चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके तहत आपने देखा होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का गवर्नर था और फिर ये एक्ट आ गया था 1800 एक्ट आने के बाद वो बंगाल के गवर्नर थे। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। 1833 इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा 1833 का एक। अब आता है जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी करना है। इसका लक्ष्य गरीब महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों से प्रसव को बढ़ावा देना है। चौथा है, इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो इसमें से केवल 2 कथन सही है। आइए देखते हैं कौन कौन से कथन है। पहला वाला जो कथन है वो गलत है। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण
स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मात्रा थ्रस्ट है ना, मतलब राज्य स्वास्थ्य विभागों का इसमें कोई भी लेना देना नहीं। दूसरा कथन इसका सही है ना। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यान्वित की जा रही है, जिससे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कथन 3 भी सही है। मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है, खासकर कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए। चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है। सभी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं का मुफ्त लाभ मिलेगा। उद्देश्य में 1 वर्ष तक के आयु के बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल नहीं है ना, इसलिए चौथा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें स्कूल जाने से पूर्व बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाएगी। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें फोलिक एसिड वगैरह दी जाएगी, कैल्शियम का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों में कृमि मुक्ति की जाती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा है, इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिन ग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके केवल 3 स्टेटमेंट सही है। पहला वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि इसमें देखो आयरन, फोलिक एसिड की खुराक देना महत्वपूर्ण, ठीक, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा जो कथन है इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका केवल ए वाला सही आंसर होगा। देख लेते एक्सप्लेनेशन। कार्बन फाइबर को स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए एक अद्भुत सामग्री के रूप में तेजी से सराहा जा रहा है। उच्च शक्ति और कम वजन के अपने अनूठे संयोजन ने पवन ऊर्जा क्रांति को आगे बढ़ाने और विमानों को अधिक ईंधन कुशल बनाने में मदद की। ऑटो निर्माता भी हल्के और अधिक कुशल वाहन बनाने के लिए सामग्री की क्षमता के बारे में जागरूक हो रहे हैं। कथन 2 गलत है। कार्बन फाइबर को रिसाइकल किया जा सकता है ना, हालांकि इसे रिसाइकिल करना मुश्किल है। लैंडफिल से कार्बन, है ना, मतलब इसे रिसाइकल किया जा सकता है ना, ठीक है, बहुत सारी ऊर्जा भी हम बचा सकते हैं, ठीक है, रिसाइकल किया। क्वेश्चन आता है 54। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। पहला है, कार क्रैश टक्कर का जिसमें एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते, पता लगाना। दूसरा है, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाती है, का पता लगाना। तीसरा है, स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन या डिस्प्ले घूम जाता है, का पता लगाना। उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में एक्सेलेरोमीटर, है ना, त्वरित मापी का प्रकार है ना, एप्लीकेशन से, तो तीनों ही में एक्सेलेरोमीटर का एप्लीकेशन है ना, तीनों में ही। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, सभी तीनों, है ना, तीनों में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, पुनर्संरचनाशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते, ये कथन सही है। दूसरा है, जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते, ये स्टेटमेंट भी सही है।
तीसरा है जैव निस्यंदक, जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका जो केवल 2 स्टेटमेंट सही होंगे ना, बी इसका सही आंसर होगा, है ना। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है ना, जबकि तीसरा गलत। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। अंतरिक्ष में पिंड और उनका वर्णन दिया गया है। पहला है सेफिड, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। दूसरा दिया है निहारिकाएं, इसका तारे जो आवर्ती रूप से चलते बुझते। तीसरा है पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। हमें बताना है कितने युग्म सुमेलित है, तो केवल एक युग्म, है ना, केवल एक युग्म इसका सही सुमेलित है, और वो कौन सा है आइए देखते हैं। सेफिड वास्तव में एक प्रकार के परिवर्तनशील तारे जो समय समय पर चमकते और मंद होते, ना कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। इसलिए पहला वाला जो युग्म है वो गलत है। दूसरा, निहारिकाएं अंतरिक्ष में गैस और धूल के विशाल बादल है, ना कि तारे जो समय समय पर चमकते और मंद होते हैं। इसलिए कथन 2 सही सुमेलित नहीं है। तीसरा सही सुमेलित है, पल्सर पल्सर न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और वे ढह जाते। पल्सर अत्यधिक चुंबकीय घूर्णनशील न्यूट्रॉन तारे हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते, जो नियमित स्पंदों के रूप में दिखाई देते। इनका निर्माण विशाल तारों के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ है। अतः युग्म तीसरा सही सुमेलित। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन सैटेलाइट है। तो जापान के पास नेविगेशन सैटेलाइट है। कौन सा है वो, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, QZSS। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है उसका आंसर जापान होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, कनाडा के पास नहीं है, इसराइल के पास नहीं है। जबकि आपको पता होगा अमेरिका के पास GPS सिस्टम है ना, यूरोपियन यूनियन का भी है। ठीक है, और रूस का भी है। ठीक है, भारत का नाविक, इस तरीके से नेविगेशन प्रणाली है। जापान का QZSS है। 58 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवधानिक चाल पर प्रधानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अग्नि 5 मध्यम दूरी की परावैद्युतिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है, कौन से कारणों से ये गलत है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। हम देखते हैं एक करके। पहले तो क्रूज मिसाइलें अपनी उड़ान के दौरान सबसोनिक गति से जेट चालित होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें उड़ान के प्रारंभिक या बूस्टर वाले चरण में ही रॉकेट संचालित होती, जिसके बाद वे लक्ष्य तक एक चापाकार प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हैं। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है ना, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी जहाज, हवाई जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 59 क्वेश्चन आता है, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वर्ण खनन गतिविधियों विश्व में पारा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है। ठीक है, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं। तो उपयुक्त में से केवल 2 स्टेटमेंट सही है। देखते हैं कौन से 2 स्टेटमेंट वो सही है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है ना, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, जबकि तीसरा जो था ज्ञात स्रोत नहीं है वो गलत है, क्योंकि पारे के संपर्क में उच्च स्तर हानिकारक हो सकता है। विभिन्न परिदृश्यों के लिए पारे के संपर्क में संपर्क के सुरक्षित स्तर स्थापित किए गए। वर्तमान में विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 0.01 मिलीग्राम मीटर क्यूब से अधिक पारा वाष्प सांद्रता को असुरक्षित माना जाता है। ठीक है, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 आता है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कथन सही है।
इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। हरित हाइड्रोजन के संबंध में तीनों कथन सही है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट आता है 61। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है बुल्गारिया, दूसरा है चेक रिपब्लिक, तीसरा है हंगरी, चौथा है लाटविया, पांचवा है लिथुआनिया और छठा है रोमानिया। ये बताना है कि यूक्रेन की सीमा कितने देशों को लगती है। तो केवल 2 देश ऐसे हैं इनमें से जो यूक्रेन की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं देश? एक तो रोमानिया छठा वाला, और एक और कौन सा है? हंगरी। ये हंगरी, ठीक है ना। तीसरा और छठा देशों की लगती है। आप इसमें देखेंगे तो अन्य वाले देश आपको यूक्रेन के सीमा पर नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हंगरी और रोमानिया यूक्रेन से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे कौन सा, केवल 2 होगा। ठीक है, 62 क्वेश्चन आता है। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती है। ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है ना। अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती है ना। सी इसका आंसर सही होगा, है ना। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63। पहला उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मृदा पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती है, ये आपको पता होगा, ये गलत होगा। ठीक है, दूसरा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थों का द्रुत अपघटन होता है। ये स्टेटमेंट इसका सही है। जब पहला गलत हो गया तो ऑब्वियसली इसका डी वाला आंसर सही होगा, है ना। डी इसका आंसर। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64। पहला कथन है ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। गलत है ना। ये इसका उल्टा दिया है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं जबकि शीत ऋतु में ऐसा होता है। दूसरा, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा से अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसलिए तो आपने देखा होगा जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है ना। जल कभी आप देखेंगे देर से, मतलब पृथ्वी जैसे रेगिस्तान के क्षेत्रों में जाते हैं, अब दिन में बहुत गर्मी पड़ती है तो धरती बहुत गर्म हो जाती है। शाम को जैसे ठंडापन होता है धरती वहां पे ठंडी हो जाती है ना। तो इसका आंसर सही होगा। केवल कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। भूकंप लेगी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आता है। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। गलत है, होता है। इनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं। गलत है। और इनमें से कोई भी निजी स्वामित्व वाला नहीं है। गलत है। कुछ संयंत्र ऐसे हैं जो निजी स्वामित्व में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। जैसे कौन कौन से, गुजरात का मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, है ना, अरब सागर से ये जल प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कच्छ जिले में जल संकट है फिर भी वहाँ पे ये मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, भारत में कोयला आधारित तापीय संयंत्र निजी और सार्वजनिक दोनों तरह से संचालित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या कोई भी नहीं। विकल्प डी इसका सही होगा। वोल वोल्वेचिया पद्धति कभी कभी समाचारों में रहती है ना। कभी कभी किस कारण से ये रहती है? पहला है इसका आंसर मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वोल्वेचिया पद्धति प्रयोग होती है ना। वोल्वेचिया पद्धति क्यों प्रयुक्त होती है? मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में वोल्वेचिया पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप पढ़ सकते। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला है बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल को बिछाना। दूसरा है चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। तीसरा है विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनिटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप बनाना। उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविधीकरण, जिसे सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई गई है ना। तो ये तीनों ही इसमें प्रयुक्त होती है ना, तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69। एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो एरियल मेटाजीनोमिक्स होता है किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना, एरियल मेटाजीनोमिक्स होता है ना। एरियल मेटाजीनोमिक्स क्या होता है, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना, एरियल मेटाजीनोमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयुक्त होता है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होता है प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों को अध्ययन करना, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहलाता है ना। प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहलाता है ना, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच है वे मध्यम श्रेणी के कहलाते। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नई परिभाषा के अंतर्गत इनकी जो रेंज है वो बदल दी गई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए सभी ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना, प्रायोरिटी सेंट्रल लेंडिंग के अंतर्गत ये आते हैं एमएसएमई सेक्टर है ना। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है जबकि पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी है ना। इसकी रेंज में बता देता हूँ कितनी हो गई है, 50 करोड़ से 250 करोड़ के मध्य हो गई है मध्यम उद्योगों की है ना। जो 15 करोड़ से 25 करोड़ दी है ये पुरानी सीमा है। ठीक है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 72। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा का भुगतान करना संभव है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंधित जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा 73। वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। तो बीटा क्या होता है, बीटा होता है ऑप्शन डी एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है ना। पूरे स्टॉक में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापना क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। बीटा ना, बीटा कहलाता है। ऑप्शन डी उसका सही आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचित और लघु ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, किसी एसएचजी में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूल अवधारणा ऐसी में निहित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी को समर्थन देते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो केवल दो स्टेटमेंट बी वाला इसका सही आंसर होगा है ना। बी वाला स्टेटमेंट इसका सही वाला आंसर होगा। ये पहला वाला गलत है, दूसरा सही है या पढ़ सकते हैं, तीसरा भी सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर, इसको आप पढ़ लीजिए। है ना, क्या लिखा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन भी सही है, परंतु आप देखिए दूसरे कथन से पहला कथन का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, मतलब दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। ये स्टेटमेंट सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये स्टेटमेंट सही है। कथन दूसरा है, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। अगर हम जल का कुशलतम प्रयोग करेंगे तो इस तरह के स्टेप्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहला कथन ही सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट कथन सही है किंतु सेकंड कथन गलत है ना। ये इसकी डिटेल दी गई है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वो राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए, है ना। ये कथन सही है। दूसरा है, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। ठीक है, ये कथन भी सही है। और तीसरा कथन, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्ति की संस्कृति में साक्ष्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। एक सेकेंड, इसको देख लेते हैं, है ना। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है ना। पहला और दूसरा ही इसमें सही है, तीसरा गलत है। तो इसका केवल दो वाला आंसर हो जाएगा, है ना। जो 355 में लिखा हुआ है, आंतरिक अशांति का दायित्व तो केंद्र सरकार के पास है, अनुच्छेद 325 में ऐसा प्रावधान है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 क्लोज 1 और 22 क्लोज 2 में सेकेंड वाला जो कथन दिया है वो उससे सिद्ध होता है ना। और और जो तीसरा है स्टेटमेंट, वो पोटा एक्ट की धारा 32 से गलत होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलश और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है और हाल ही के कुछ पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के कारण समाचार पत्रों में रहा है, मतलब अकाल पड़ा है वहां पर। तो वो कौन सा देश है? वो देश है सोमालिया, है ना। सोमालिया में ऐसी स्थितियां घटित हो रही है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 79 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। ये कथन सही है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रकार है। ये स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है ना। इसके स्टेटमेंट केवल कथन एक भी सही है और कथन दो भी इसका सही है। आता है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्य के विधानसभाओं के नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए गलत नाम निर्दिष्ट नहीं होते। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, केवल चुने हुए होते हैं। दूसरा है, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होगी उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान उतना ही अधिक होगा। तीसरा कथन है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का वोट केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट से अधिक है।
चौथा कथन है, पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। ठीक है, इसमें हमें बताना क्या है, कितने कथन सही है ये बताना है। तो इसमें केवल पहला वाला केवल एक कथन सही है ना। ये 4 कथन दिए हैं शायद, है ना। इन 4 में से केवल एक कथन सही है। वो कथन कौन सा है वो आइए हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट तो मैंने बता ही दिया, केवल नाम निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। यदि निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि हुई तो उस राज्य के प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य कम हो जाएगा, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक का मूल्य 131 है, जो केरल के 152 से कम है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट सही है। पुडुचेरी के प्रत्येक विधानसभा के वोट का मूल्य 16 है। अरुणाचल प्रदेश का 8 है ना, मतलब अरुणाचल प्रदेश से अधिक है, क्योंकि पुडुचेरी की कुल जनसंख्या और कुल निर्वाचन सीटों की संख्या का अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है ना, इसलिए चौथा वाला स्टेटमेंट सही है ना। तो केवल एक ही स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेट, वाल्टर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े हुए थे? तो ये कौन थे? ये पुरातात्विक उत्खननकर्ता है ना। ये लोग पुरातात्विक उत्खननकर्ता थे, है ना। इन्होंने आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर उत्खनन किया और कई महत्वपूर्ण अवशेषों को खोजा। ठीक है, तो इसके आगे के जो 19 क्वेश्चन मैंने बचे हुए हैं मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए